हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज्यादा हंसेगी गिर जाएगी। कैसी है टॉफी? टॉफी नहीं, लॉलीपॉप। हाँ लॉलीपॉप। लॉलीपॉप। हाँ भाई वही लॉलीपॉप। दीदी मुझे भी दो ना। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. आज 3 तारीख हो गई है। आज के आज तुमने किराया नहीं दिया ना, तो मैं डिपॉजिट में से काट लूंगी और देर से पेमेंट का सूद भी काट लूंगी। पहले तो खुद आकर भाड़ा देकर जाता था, अब देखो मुझे बुढ़िया को सीढ़ी चढ़ा रहा है। सब लड़के एक जैसे होते हैं। कहाँ गया ये रतन? रतन, बहुत हो गया, समझा ना? 2 महीने से तूने भाड़ा नहीं दिया है और दरवाजे पर भी ताला लगाया है। कम से कम मुझे इतना तो बता दे कि तुझे आगे वो घर भाड़े पे चाहिए या नहीं। अब तो डिपॉजिट में भी सिर्फ 1 महीने का ही भाड़ा बचा है। आजी चलायचं का? बाबू, अरे रतन खुद का ताला लगा के गया है। मैंने दिया हुआ ताला नहीं है वो। आता जा चाबी वाले को बुला के लेके आ। नहीं है आजी, मेरे को बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। बाबू जा, जल्दी जा, ताला तोड़ने के बाद घर साफ करना है तुझे। ठीक है जाता हूँ। अगर उसे कुछ तकलीफ थी तो बताना चाहिए था ना मुझे।
अगर वो पहले से बताता तो मैं तैयार रहती। और नहीं तो क्या अरुणा काकी, एक सच बात बोलूं, ये रतन है ना, वो कुछ गड़बड़ वाला आदमी लगता था मुझे शुरू से, कभी दिखता ही नहीं था। और तो और काकी, कभी नजर भी नहीं मिलाता था किसी से। आजी, लगता है आपका भाड़ोती रतन सच में निकल गया है। देखो ना, पूरा घर खाली पड़ा है। हाँ रे। आजी, क्या आपको भी बदबू आ रही है? हाँ रे, सड़ी हुई मछली का बास आता है ना, वैसे बास आ रहा है। आजी, किचन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत गंदी बदबू आ रही है। नहीं, बाथरूम में भी कुछ भी नहीं है। कहां से आ रही है बदबू में? अजी, शायद इस ड्रम में से तो नहीं आ रही। अजी, अजी, इस ड्रम में कुछ तो भी है, बहुत सारे बाल भी है। रतन तो अकेले ही रहता था, उसके साथ कोई लड़की रहती है हमें पता भी नहीं था। मैडम जी, इस फ्लैट में तो मैंने सिर्फ रतन को देखा है, वो भी कभी कभार। पिछले कई महीने से तो वो गायब ही है। यही बात मैं अरुणा काकी को बता रही थी। 3 महीने से किराया नहीं दिया था, उसका फोन भी बंद है, SMS भेजा तो उसका जवाब भी नहीं। आपने पक्का इस औरत को यहाँ कभी आते जाते नहीं देखा? नहीं साहब, कभी नहीं देखा। अगर वो चुपके से रात को आती थी तो हमें कैसे पता चलेगा? लड़की का चेहरा तो समझ में ही नहीं आ रहा है सर, और उस रतन को भी मैं ठीक से जानता नहीं हूँ। 3 महीने से रतन का घर बंद है। हो सकता है लास्ट 3 महीने से ही घर के अंदर हो। किसी को बदबू नहीं आई? साहब नहीं आए तो क्या कर सकते हैं। तुम रतन को जानते हो? साहब नहीं। नवंबर 2015 में आया ना, तो बिल्कुल गाय जैसे था। हर महीने लिफाफे में पैसा डाल के 1 तारीख को लेके आता था। आलतू फालतू बात नहीं, कुछ नहीं, नमस्कार करके चला जाता था। ये 3 महीने से उसे क्या हुआ पता नहीं साहब। कोई लेडीज रहने आएगी फ्लैट में तो पता तो चलेगा ही ना। कभी कचरे का डब्बा बाहर रखेगी, कभी मार्केट में कुछ लेने जाएगी, 1-2 बातें तो होगी, नहीं तो घर से कुछ अलग सी आवाज आएगी। मालती जी, अंदर 3 महीने से लाश थी और आपको बू तक नहीं आई। हाँ, वही सोच के दिमाग का दही हो रहा है। बाहर बदबू कैसे नहीं आई? ये करता क्या था रतन? उसने कभी कुछ मुझे बताया नहीं और मैंने भी कुछ पूछा नहीं। सर, घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस रतन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सके। अरुणा जी, ये जो बंद नंबर है रतन का, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर भी है उसके पास? मेरे पास तो यही 1 नंबर है, लेकिन वो भी 3 महीने से नहीं लग रहा है। कभी बंद आता है, कभी आउट ऑफ रेंज आता है। इसलिए मैं उसको मैसेज भेजती थी, लेकिन उसका भी जवाब नहीं। साहब, कहीं वो अपने गांव तो नहीं चला गया? यूपी साइड का रहने वाला है। एग्रीमेंट पर उसका पता है और फोटो भी है। सब काम मैं पक्का करती हूँ। यही पे तो रखा था, किधर गया? हाँ, ये आज ही इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अग्रीमेंट अलग होता है। हाँ, बोलती हूँ। उम्र 25 से 30 साल के बीच है। हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि ये बॉडी किसकी है। जिस आदमी के फ्लैट में हमें ये लाश मिली, वो आदमी 3 महीने से गायब। घर पर ताला लगा था। मर्डर हुए भी कई महीने गुजर चुके हैं, किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं ये बता सकता हूँ कि इनकी मौत गला घुटने की वजह से हुई होगी। हमारे पास सिर्फ लाश पर के कपड़े हैं और ये भी काफी बुरी हालत में।
ड्रम के पानी में फिनाइल मिलाया गया था। मिला। आज ये एग्रीमेंट है। और नहीं तो क्या, पढ़ना। देख उसमें लिखा है हर महीने की 1 तारीख को 4,000 रुपया भाड़ा देने का, 12,000 रुपया डिपॉजिट लिया है, उसकी फोटो भी ली है और उसका पता भी है, गाजियाबाद यूपी। लेकिन आज ये एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं है और गाजियाबाद कोई छोटा गांव नहीं है कि पान वाले को जाके फोटो दिखाओ और वो बता देगा कि सामने उसका घर है। आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई, कोई आईडी प्रूफ नहीं लिया, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं लिया। ये कोई मेरा पहला भाड़ोतरी नहीं था, सबके साथ मैंने ऐसे ही एग्रीमेंट करवाया है, कभी किसी से तकलीफ नहीं हुई। यही आदमी ऐसे निकला। और ये रतन करता क्या था? हर महीने के 1 तारीख को 4,000 रुपया ला के देता था, तो कहीं ना कहीं वो नौकरी करता ही होगा ना। अब आपको ये भी मालूम नहीं? नहीं रे, सच्ची नहीं मालूम। The number you are trying to call is currently switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you are trying to call is currently switched off. सर 3 महीने से नंबर स्विच ऑन ही नहीं हुआ है। क्यों करेगा? मर्डर जो कर चुका है। सर 3 महीने पहले भी नंबर काफ़ी कम यूज़ हुआ है। नवंबर 2015 में लिया गया था प्रीपेड, और जुलाई 2016 तक सिर्फ 3 नंबर पे इसकी बात हुई, वो भी 1-1 महीने के गैप में। इन तीनों से कांटेक्ट हुआ? नो सर, सारे फ़ोन स्विच ऑफ है। इस रतन मिश्रा की क्या हिस्ट्री है? सर सारे पुलिस स्टेशन ने जवाब दे दिया है, नो हिस्ट्री। हिस्ट्री तो होगी, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में एंट्री नहीं होगी। अब होगी। गोखले, ये जो तीनों बंदे हैं जिनसे इसकी बातें हुई हैं, इन तीनों को ढूंढ निकालो। यही हिस्ट्री बयां करेंगे इस रहस्य में रतन मिश्रा की। हाँ बोल। एक और नया टारगेट है, नंबर लिख। हाँ बोल। हाँ 6 महीने रेंट पर रहा एक हाउसिंग सोसाइटी में, लेकिन किसी को रत्ते भर इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो कौन है, क्या करता है। हम भी क्लूलेस थे इस सस्पेक्टेड मर्डरर के बारे में। और रही बात विक्टिम की, तो जो इंफॉर्मेशन आई उसके बारे में हम सबके होश उड़ गए। सर ये गिरीश पंचाल जी हैं, सोसाइटी के रेसिडेंट हैं। अभी अभी उनको मर्डर के बारे में पता चला है, तो सामने से जानकारी देने आए हैं। जी गिरीश, कहिए क्या कहना है आपको? सर मुझे पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन एक लेडी है जो इसी सोसाइटी में बी विंग में रहती थी। कई बार उसे मैंने रतन के साथ देखा था। उस लेडी का नाम मालूम है? सर नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत समय से वो दिखी नहीं सर। इन दोनों को कई बार मैंने साथ में बात करते हुए देखा था सर। बी विंग में कौन से फ्लैट में रहती थी वो पता है? सर अभी अभी पता चला है, बी विंग में फ्लैट नंबर 301, लेकिन सर उस पर ताला लगा हुआ है। उस फ्लैट के मालिक तुकाराम माने हैं। ये बी विंग के फ्लैट 301 में कोई और भी रहता था? एक बुजुर्ग था, शायद उसका पिता, और एक छोटी सी बच्ची। उनके पड़ोसियों ने बताया। मकान मालिक तुकाराम माने का नंबर कहाँ से मिलेगा? सर नंबर तो मेरे पास है, लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता है जो बॉडी आपको मिली है वो इसी औरत की है। आप मकान मालिक का नंबर दे दीजिए, बाकी सब हम पता कर लेंगे। ये सोसाइटी का कोई फैशन है क्या, कच्चा एग्रीमेंट बनाना? कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, ऊपर से एक ही आदमी को 2-2 फ्लैट दे दिए भाड़े पर, एक ही सोसाइटी में। ना कोई एड्रेस प्रूफ, ना ही पुलिस वेरिफिकेशन, ना आईडी प्रूफ, कुछ भी नहीं लिया आपने। मानता हूँ मुझसे थोड़ी लापरवाही हुई है सर। दिसंबर 2015 में ये रतन मेरे पास आया, बोला अरुणा जी का फ्लैट भी लिया है, सेम साइज का है, वही किराया देने को भी राजी था, और हर महीने की पहली तारीख को लाकर दे भी रहा था। लेकिन 3 महीने पहले से आया ही नहीं, तो मैं उसके फ्लैट पे चला गया, देखा तो ताला लगा हुआ था।
तो मैं ताबड़तोब मेरे फ्लैट पर गया, बी विंग में 301। तब पहली बार मैं उस बुढ़े आदमी से मिला जो मेरे फ्लैट में रह रहा था। रतन मिश्रा कहाँ है? फोन बंद क्यों रखा है उसने? किसकी बात कर रहे हैं साहब? कौन रतन? अरे जिसने ये घर मुझसे भाड़े से लिया है वो रतन। और आप कौन हो वैसे? मैं बसंत परमार हूँ, लेकिन रतन को नहीं जानता मैं। फिर आप मेरे घर में रह कैसे रहे हो? मैं अपनी बेटी और नवासी के साथ यहाँ रहता हूँ। बेटी को बुलाओ, वो रतन को जानती होगी। उसका तो वही जाने, लेकिन 15 दिन से हमारी बेटी घर नहीं आई है। ओ काका, क्या मजाक लगा रखा है? देखो मैं आपको नहीं जानता, आपकी बेटी को भी नहीं जानता, लेकिन जिसने ये घर मुझसे किराए पे ले रखा है रतन, जिसे मैं जानता हूँ, उसे आप नहीं जानते। और वो रतन तो साला गायब है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं दिसंबर महीने से अपनी बेटी और नवासी के साथ यहाँ रह रहा हूँ। आपकी बेटी पिछले 2 हफ्तों से गायब है और आपको उसकी कोई चिंता ही नहीं है? चिंता कैसे नहीं होगी भाई, हमारी तो जान निकली जा रही है। देखो फिलहाल तो आप मेरे घर से निकल जाओ। आपका नंबर दो। सर मैंने वो बसंत परमार का नंबर लिया था, तो दूसरा दिन मैंने उसको फ़ोन किया, तभी वो सामान बांध रहा था और वो फिर अपनी पोती को लेके मेरे फ्लैट से चला गया और फिर मैंने अपना ताला वहाँ लगा दिया। इस बसंत परमार का नंबर दो हमें। जी सर। अपना फ्लैट दे दिया किराए पर, उसके बाद एक बार भी ये देखने नहीं गए कि कौन रह रहा है वहाँ, फ्लैट को किस हालत में रखा है। भाड़ा टाइम टू टाइम रतन ला के देता था ना, तो फिर वहाँ जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कभी। इस बसंत परमार की बेटी, इसकी कोई डिटेल्स है आपके पास? कोई नंबर, फोटोग्राफ, कुछ भी? नहीं है मैडम, मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं था ना सर। कमाल है आप लोगों का भी। एक तरफ छाती पीटते फिरते हो कि शहर में क्राइम बढ़ रहा है, रहना दुश्वार हो गया, और खुद को देखो, बिना रेफरेंस के एक ही आदमी को 2-2 फ्लैट दे दिए एक ही सोसाइटी में, और वो आदमी मर्डर करके चला गया। पड़ोसियों तक को नहीं मालूम है कि वो आदमी कौन था, क्या करता था, और सबसे बड़ी बात, दोनों मकान मालिकों में से एक भी कोई अपने फ्लैट में नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि वो किराया टाइम पर। हेलो, बसंत परमार? हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। सब इंस्पेक्टर हर्षद गोखले बोल रहा हूँ, उल्लासनगर क्राइम ब्रांच। आपकी बेटी का नाम क्या है? प्रतिमा सोलंकी साहब। उसका पता चला कुछ? वो अभी तक घर नहीं लौटी? नहीं साहब। आप इस वक्त कहाँ हैं? बाड़मेर में। मैंने आपसे कहा था ना साहब कि मैं वापस बाड़मेर लौट रहा हूँ। आप लोगों ने कहा था कि जैसे उसका पता चलेगा आप लोग हमें खबर करेंगे। आपने कंप्लेंट लिखवाई थी? हाँ, 12 जून को जब वो काम से लौटी नहीं और उसका फ़ोन बंद आ रहा था, तो मैंने 13 जून को कंप्लेंट लिखवाई थी। हमने पूरे थाने के पुलिस स्टेशन में विक्टिम की एज और उसके कपड़ों की डिटेल्स भिजवाई थी। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। फिर हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया कितारे? प्रतिमा सोलंकी की मिसिंग कंप्लेन में उसके फादर ने क्लियरली मेंशन किया है कि विक्टिम की एज 26 साल है। उसने ऑरेंज कलर का सूट पहना था और व्हाइट दुपट्टा लिया था। सॉरी सर, छूट गया नजर से। कैसे छूट गया कितारे? 13 जून को कंप्लेन हुई थी, तब से इस केस में क्या प्रोग्रेस है? प्रतिमा मिली? हमने प्रतिमा सोलंकी के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए थे, लेकिन उसमें से ज्यादा कुछ मिला नहीं सर। जिसको भी फोन किया कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था सर। प्रतिमा बैंक में काम करती थी, वहां पता क्या? सर बसंत परमार को तो ये भी पता नहीं कि उसकी बेटी प्रतिमा कौन से बैंक में काम करती है। फिर भी हमने उल्लासनगर के सारे बैंक चेक किए, लेकिन प्रतिमा कहीं भी काम नहीं कर रही थी सर। इसलिए केस आगे नहीं बढ़ा सर। आगे बढ़ना चाहिए था कितारे। उसी सोसाइटी में हमें एक औरत की डेड बॉडी मिली है। वहां पता करने की कोशिश की कि प्रतिमा जिस फ्लैट में रहती थी उसका मालिक कौन है, रेंट एग्रीमेंट किसके नाम पर बना है। बसंत ने हमें बताया कि 2 हफ्ते वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे, अपनी बेटी प्रतिमा के बारे में पूछते रहे। सच है ये? जी सर। और तुमने उन्हें खाली हाथ जाने दिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कितारे, उस औरत का मर्डर शायद 3 महीने पहले हो चुका था। वो औरत शायद प्रतिमा सोलंकी हो सकती है, और अब 3 महीने बाद हम उसके कातिल को ढूंढने निकले। सॉरी सर, छूट गई है मैटर। छूट नहीं गई कितारे, छोड़ दी गई। जो लोग कहते हैं ना कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती, लापरवाह है, शायद यही वो लापरवाही है। ये तुम्हारी प्रतिमा के कपड़े हैं। जिस दिन घर से निकली थी यही कपड़े पहने हुए थे। शिखा, मम्मी शाम को आएंगे, फिर खूब मजे करेंगे। ओके? ओके मम्मा। पापा मैं निकलती हूँ। संभल के जाना बेटा।
ये वाली पैसे। हमने इस रतन मिश्रा की फोटोग्राफ गाजियाबाद में जितना हो सके उतना घुमा दिया है, पर बहुत मुश्किल लग रहा है। हमने हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट में भी चेक किया, कुछ नहीं निकला। हो सकता है उसने जानबूझकर एड्रेस में गाजियाबाद लिखा हो। हमने विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लिया है, पर रतन मिश्रा पर कोई लीड नहीं है हमारे पास। लेकिन संभावना पूरी है कि रतन ही मुजरिम है। हमारे को पता नहीं साहब ये रतन कौन है। मकान मालिक तुकाराम जी भी इसके बारे में पूछ रहे थे। आप लोग जिस फ्लैट में रह रहे थे वो इस रतन ने भाड़े पर लिया हुआ था और यही उसका किराया भी दे रहा था। हमारे को मालूम नहीं था ना साहब। देखिए, मैं बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। वहाँ मैं अपनी नवासी की देखभाल करता था। अक्टूबर 2015 में हमारी बिटिया प्रतिमा मुंबई आई। दिसंबर में हमारे को और बच्ची को बुलवा लिया। मैं सोचता था घर का किराया हमारी बेटी प्रतिमा ही देती है। आपने इस रतन को कभी देखा तक नहीं? देखा था सोसाइटी में आते जाते, लेकिन कभी भनक तक नहीं लगी साहब हमारे को कि ये आदमी हमारे घर का किराया देता है। कैसे भनक लगेगी साहब, आप बताइए। जाहिर है आपकी बेटी इस आदमी को काफी करीब से जानती थी। उसने आपको कभी बताया नहीं? ना साहब, प्रतिमा ने कभी ना बताया। प्रतिभा काम क्या करती थी? कोई बैंक में काम करती थी साहब। बैंक की नौकरी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ पापा, फिलहाल जूनियर क्लर्क हो, पर आगे बढ़ने के एग्जाम्स दे सकती हूँ। अगले साल से बोनस, घर के लिए लोन, सब मिलेगा हमें। हम तीनों का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है पापा। और शिखा के लिए तो मैंने एक बहुत अच्छा स्कूल देखा है। इंटरनेशनल स्कूल जाएगी मेरी बच्ची। कौन सा बैंक, कौन सी ब्रांच, कभी कुछ पता नहीं किया? ना साहब, प्रतिमा ने कभी बताया ना। शिखा के पापा? अमित सोलंकी नाम है उसका, बाड़मेर में है। पत्नी यहाँ और पति वहाँ? अलग हो चुके थे ना साहब। 6 साल पहले मैंने शादी कराई थी उनकी, पर जमी नहीं उनकी। बच्ची होने के बाद भी नहीं जमी। प्रतिमा ने उसको छोड़ दिया था साहब। इस अमित सोलंकी का एड्रेस दीजिए। बसंत परमार की क्षमता नहीं है कि वो बॉडी बाड़मेर ले जाए। हम क्रियाक्रम यहीं उल्लासनगर में करा रहे हैं। ये सोसाइटी है कि मजाक है? रतन के बारे में किसी को इतना सा मालूम नहीं है। और ये प्रतिमा पता नहीं क्यों अपने बाप से झूठ बोल रही थी। गोखले, ये जो 3 बंदे थे जिनकी रतन से बात हुई थी, क्या फॉलोअप है? सर, फोन कंपनी से रिकॉर्ड आज आ जाएंगे। एड्रेस मिलेंगे, उठा लेता हूँ। शांति, तुम बाड़मेर जाने की तैयारी करो। सर, फिलहाल केस ब्लाइंड है। हो सकता है इस रतन का सेपरेटेड अमित के साथ कोई ताल्लुक हो। बसंत परमार बता रहे थे कि प्रतिमा ने अमित को छोड़ा। रिलेशनशिप इशू, जेलेसी, कुछ भी रीजन हो सकता है मर्डर का। बारीकी से पूछताछ करो। इस वक्त ना हमारे पास कोई चाबी है ना हैंडल। हमें इस केस में एक हैंडल चाहिए ही चाहिए। रतन मिश्रा और प्रतिमा सोलंकी के नाम पे तूने अब तक सिर्फ अंडा दिया है, अंडा। अगर अपना खिताब बरकरार रखना है तो इन तीनों को बिल में से ढूंढ कर निकाल। माजिद बशीर, नरेश वर्मा और गिरधर पाल। रतन मिश्रा के फोन से सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को कॉल्स गए थे। अब तीनों के फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं। जो एड्रेस मिला वहां पे भी कोई नहीं। इस बार इन तीनों का भी अंडा बनने दे दूंगा। एक का तो ऑमलेट बनाऊंगा। जी, अमित सोलंकी। प्रतिमा का मर्डर? यकीन ही नहीं हो रहा है मैडम। दुख भी तो नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन जब वो छोड़कर गई थी तब ज्यादा हुआ। तेरी बच्ची के साथ भागी थी शिखा। 1 साल की थी शिखा, अब 5 साल की है। टच में नहीं रहे शिखा के? उसके बाद कभी मिला ही नहीं। कौन है ये? रतन मिश्रा, प्रतिमा का कातिल। कितने में सुपारी दी? मरता हुआ आदमी किसी को मारने की क्या सुपारी देगा मैडम? क्यों, क्या हुआ तुझे? टीबी, मुश्किल से अपना इलाज करवा पाता। प्रतिमा से अलग क्यों हुआ? वो छोड़कर गई थी। क्यों?
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं बहुत ज़्यादा गरीब। करता क्या है तू? करता था फैक्ट्री में मजदूरी। शादी के 6 महीने में ही मैं समझ गया वो इस शादी से खुश नहीं है। जब शिखा हमारी ज़िंदगी में आई तो मुझे लगा कि खुशियाँ वापस आ जाएंगी, लेकिन नहीं, वो एक दिन उठी और चली गई। साहब, ये रहा आपका माजिद बशीर। नरेश वर्मा, ये तो बिल्कुल ही मत पूछना कि कौन रतन मिश्रा, क्योंकि 23 अप्रैल 2016 को तेरी रतन से बात हुई थी। गिरधर, तूने फोन बंद किया लेकिन हम तुझ तक पहुंच गए। रतन कहाँ है? मैं इससे खाली एक बार ही मिला था, लेकिन ये रतन नहीं है मैडम। तो कौन है ये? ये तो अब्बास शेख है। साहब, ये तो राहुल बोरिया है। फोन पर तो इसलिए यही नाम बताया था। साहब, अभिषेक अवस्थी नाम है इसका, रतन नहीं। अब्बास बोल रहा हूँ गिरधर, स्टेशन पर मिलना, ईस्ट साइड पर। लाल रंग की शर्ट पहनी है मैंने। माजिद, अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ, माधुरी थिएटर के बाहर मिलना। मैंने ऑरेंज टी शर्ट और नीली टोपी पहनी है। हेलो, राहुल मौर्य बोल रहा हूँ। आधे घंटे में कबीर चौक पहुँच जाओ। सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी है मैंने। तुम तीनों कान खोल के सुन लो। ये रतन मिश्रा उर्फ अब्बास उर्फ राहुल उर्फ अभिषेक मर्डर केस में वांटेड है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, बस एक ही बार मिला था इससे और साला ठग गया। मैं भी एक ही बार मिला था साहब, माँ कसम। साहब, मैं भी एक ही टाइम। एक ही बार मिला और तुम तीनों को ठग गया, और तुम तीनों ये नहीं बता रहे हो कि क्यों ठगा। अबे वो शाणो, जितने लंबे लंबे पॉज लोगे ना, उतने ही लंबे डंडे होंगे हमारे। साहब, गलती हो गई साहब, अखबार में इश्तिहार क्या पढ़ा, बुरा फंस गया। तुम दोनों भी यही कहने वाले हो या कुछ और बताने वाले हो? साहब, मैं भी अखबार में इश्तिहार देख के फंसा साहब। मैं भी साहब। अरे जो बोलो वो चॉइस मिलेगा। अपनी मर्जी से आराम से चुनना और आराम से बैठना, वो भी लड़की के घर में। कोई टेंशन नहीं। चलेगा, पर रेट 2000, 1000 लड़की का और 1000 रजिस्ट्रेशन का। वो पैसा पूरा एडवांस देना पड़ेगा कैश में। उसके बाद हम तुम्हें लड़कियों के फोटो दिखा देंगे। तो मिलना कहाँ होगा? 1 घंटे बाद तुमको फोन आ जाएगा। पैसा रेडी रखना। माजिद, अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ, माधुरी थिएटर के बाहर मिलना। मैंने ऑरेंज टी शर्ट और नीली टोपी पहनी हुई है। माजिद। अभिषेक 2000। एकदम सही लड़की चुनी है, मस्त है और बाजू में रहती है। वो बिल्डिंग देख रहा है, हरी वाली? हाँ। देख रहा है ना, उधर सी विंग में 402 में जाने का, और बोलना अपर्णा से मिलने का है। मैं फ़ोन कर देता हूँ लड़की को। हाँ अपर्णा, मेरी जान कैसी है? अरे नहीं रे, हाँ भेज रहा हूँ ना। माजिद ना? हाँ हाँ, माजिद नाम है, दिखता भी मस्त है। हाँ, 1 घंटे का पेमेंट दिया उसने। खुश कर दे मेरी जान। हाँ चल, भेज रहा हूँ। हाँ चल, जा 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 जा। वहाँ कोई सिक्योरिटी वॉचमैन? अरे सिक्योरिटी है ही नहीं उधर। और सुन, कोई कुछ बोलेगा बिंदास बोलने का, काम से आया हूँ। हाँ जा। जी, वो अपर्णा? कौन अपर्णा? अभिषेक ने भेजा था। भाई तुम गलत पते पर आ गए हो। यहाँ कोई अपर्णा नहीं है। फ्लैट नंबर 402 यही है ना? मेरे फ्लैट का नंबर तुम मुझे बता रहे हो? लेकिन अभिषेक ने तो यही फ्लैट नंबर बताया था। पैसे भी पूरे दिए हैं मैंने। कौन अभिषेक पे? कैसे पैसे पे? वो मसाज के लिए आया हूँ मैं। सब मेरे साथ भी सेम टू सेम हुआ साहब। सारस नगर के एक कॉलोनी में भेजा था मुझे। मैंने रुखसाना के लिए पूछा तो थप्पड़ पड़ा साहब। गिरधर, तूने किसके लिए पूछा था और कहाँ? कालकी पाड़ा में डॉली। फिर थप्पड़? साहब, आप वो इश्तिहार वाले नंबर पे फ़ोन कीजिए ना, मैं करता हूँ तो बंद आता है। इस लड़की का भी फोटो दिखाया था? नहीं नहीं नहीं। इश्तिहार कौन से अखबार में पढ़ा था? कोई तो हिंदी अखबार था साहब। अबे अखबार का नाम भी होता है? लगभग हर रोज क्लासिफाइड में आता है ये एडवर्टाइजमेंट।
सर परसों के एडिशन में भी था। कल में भी है, बस हर रोज नंबर चेंज होता है। कैसे कैसे धंधे सोचते हैं लोग ठगने के लिए, वो भी फुल प्रूफ, नंबर बदल बदल कर। चलो इन ठगों को इन्हीं की चाल में फंसाते हैं। हेलो। हेलो, आपका इश्तिहार देखा था आज के अखबार में। हाँ हाँ बोलो जी, वो मसाज। सिर्फ मसाज ही करवाना है या मौज भी करनी है? हाँ हाँ, कितने पैसे लगेंगे? 3000, 2000 लड़की का और 1000 रजिस्ट्रेशन का। वैसे ये सेफ तो है ना, मतलब कोई खतरा वतरा तो नहीं है? अबे सड़क पे खड़े रह के धंधा थोड़ी कर रहे हैं हम। अगर सेफ नहीं होता तो अखबार में हजारों रुपया खर्च करके इश्तिहार थोड़ी देते। अच्छा ठीक है ठीक है। अब जगह कौन सी होगी, मतलब आपका कोई होटल वोटल जैसा कुछ? नहीं नहीं, लड़की के घर पे होगा। फोन ऑफ मत करना, 10 मिनट में तुमको फोन आ जाएगा। हाँ चंदर बोल रहा हूँ। फ़ोन किया था, लड़की मांगती है ना? जी हाँ किया था। हाँ तो निर्मल नगर मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है। हाँ वहाँ 332 का बस स्टॉप है, उससे 100 मीटर दूर खड़े हो जाना। मैं 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। और सफ़ेद टोपी और गॉगल लगाया हुआ है मैंने। ठीक है चंदर, मैं 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अच्छा नाम क्या बताया तुम्हारा? ललित। ललित। तुम सुंदर हो? हाँ पैसे। पहले फोटो दिखाओ। पहले पैसे। ठीक है, एक फोटो मैं दिखाऊं? क्या बक रहा है बे? मिलन जोशी तू है? हो आप? अरे क्या कर रहे हो? तो इंट्रोडक्शन हो जाए। नो नकली नाम प्लीज। ये कह रहा है कि ये विजय सिंह है। मिलिंद जोशी, तेरा भी कोई असली नाम है? मेरा असली नाम मिलिंद जोशी ही है, लेकिन इसका असली नाम किशोर है, किशोर परदेशी। इसका असली नाम प्रतिमा सोलंकी है और इसका असल में मर्डर। ये तुझे जानती थी, किस नाम से जानती थी, और इसका मर्डर करने की खास वजह क्या थी? थमा साहब, मैं कबूल करता हूँ कि मैं इसके साथ मिलकर लोगों को ठगता हूँ, लेकिन इस लड़की का फोटो हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ साहब। ये मर्डर वर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं है साहब। हाँ आई शपथ सकते साहब। चल इसकी बक दिया इसने। अब तेरी बारी है किशोर उर्फ 1 दर्जन नकली नाम। सर प्रतिमा भी हमारा इश्तिहार देख के आई थी, फ़ोन किया था उसने मिलिंद को। ओ फोन किया था, लेकिन साहब मेरे को नहीं मालूम था इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। हेलो। हेलो, मैंने आपका ऐड देखा पेपर में। हाँ तो मुझे इंटरेस्ट है, कुछ डिटेल्स बताएंगे, रेट वगैरह? मैडम ये मसाज सर्विस सिर्फ जेंट्स के लिए है। मुझे पढ़ना आता है, साफ लिखा है आप लड़कियों से मसाज करवाने की सर्विस देते हैं। हाँ तो आपको लड़की ही चाहिए। हैं? लड़की को लड़की चाहिए? अबे वो मिलिंद, ये औरत कहीं हमको तो नहीं ठगने वाली? किशोर, हमको ठगने वाली औरत अभी पैदा नहीं हुई है। तो एक काम कर, तो इस औरत से मिल, पैसे ले, एड्रेस दे और निकल। प्रतिमा जी, आप रतन हैं? जी, पैसे लाइए। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो फिर फ़ोन क्यों किया था? वो मैं बहुत दूर से मुंबई आई हूँ, मुझे जल्द से जल्द ढेर सारे पैसे कमाने। मैंने आपका ऐड पढ़ा था, आप लड़कियों से मसाज की सर्विस दिलवाते हैं, तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपके इधर काम मिल जाएगा। मैं ये सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया था। बस आप मुझे कस्टमर ले आइए, मैं अच्छे से काम करूँ। लेकिन फोन पर तो उस दूसरे आदमी ने कहा था कि 1000 रजिस्ट्रेशन के और 2000 लड़की के। मैंने 1500 अपने पार्टनर को दिए, बोला कमीशन मिला है तुमसे। झूठ बोल दिया उससे। तो अगली डील से तो मुझे 2000 मिलेगा ना?
कोई नहीं, चलेगा मुझे। मैं 1500 में करने के लिए तैयार हूं, 1000 में भी कर लूंगी। बाड़मेर में मेरी एक छोटी सी बेटी है, एक बूढ़ा बाप है। देखो, मैं दिन में 1 से ज्यादा कस्टमर को भी सर्विस देने के लिए तैयार हूं। हम कस्टमर्स को सर्विस देते नहीं हैं, हम ठगते हैं उन्हें। हमारा काम क्या है, कैसे होता है, सब कुछ बता दिया था मैंने प्रतिमा को। प्यार हो गया था उससे? बहुत ज़्यादा प्यार। उसके बाद मैंने उसे अपने काम में भी शामिल कर लिया। दगाबाज, मेरे पीठ पीछे। बे चुप बैठ। तुम दोनों मिलकर लोगों को ठगते रहे, तेरे ठग फ्रेंड ने तुझे ठग लिया। साहब, जहाँ भी वो जाती थी जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता था, लोग जल्दी मान जाते थे। किसी किसी से तो 3 का 5000 निकलवा लेती थी। अब समझ में आया तूने उसे क्यों मार डाला? चीटिंग कर रही थी साहब मेरे साथ। मैंने उसको फ्लैट भाड़े पे लेके दिया, उसके फ्लैट का भाड़ा भरता रहा, उसको दिल खोल के पैसे दिए कि अपने बाप और बेटी को संभाल सके। वो भी इधर सेटल हो गए, और इस सब के बावजूद साली धोखा दे रही थी मेरे को। मुकेश। हाँ। शालिनी, चले? पूरा वीडियो दिखाऊं तुझे? दिखाऊं ऑडियो के साथ? साली! रुक रुक, तेरे काम में कोई लापरवाही की मैंने? नहीं। कोई बेईमानी की? नहीं की। ईमानदारी से पूरा का पूरा ठगी का पैसा तेरे हाथ में ला कर देती थी। बदले में तू जो भी कमीशन देता था ले लेती थी, जो भी कहता था करती थी। उसके बाद अगर ऊपर से मैं थोड़ा सा कमा लेती हूँ तो उसमें तेरा क्या बिगड़ता है? अरे एक छोटी बच्ची है मेरी, उसका एडमिशन करवाना है एक स्कूल में, समझा कर यार। अरे तेरी बच्ची मेरी बच्ची, कितनी बार बोला है मैंने तुझे? दर्जन बार तो शादी के लिए पूछ चुका हूं यार। तू 2 दर्जन बार भी पूछेगा ना तो मेरा जवाब ना ही होगा, समझा? कितनी एहसान फरामोश है रे तू, हैं? यही कारण है कि मुझे शादी नहीं करनी। एक बार शादी करके पछता रही हूँ, दोबारा उसी आग में क्यों कूदूं मैं? रतन, माना मैंने, तूने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन बदले में मैं भी तो करती हूँ ना कुछ तेरे लिए। तूने मुझे सोने के लिए कहा, मैं मान गई, तेरे साथ सोई मैं, लेकिन अब तू मुझे अपने साथ शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अरे तू समझ क्यों नहीं रही है यार? मैं तुझसे शादी करके रानी बना के रखूंगा तुझे। हट यार, ये रानी वानी नहीं बनना मुझे। ये सब फिल्मों में और किताबों में अच्छा लगता है। मेरी एक बच्ची है छोटी सी, जो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अब इस जिंदगी में आ गई है ना, तो उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के अलावा मुझे कोई और जिम्मेदारी अपने पल्ले नहीं पड़वानी। मैंने उसको इस सब में नहीं धकेला साहब। मैं तो उसको इस सब से निकालना चाहता था। सब कुछ किया मैंने उसके लिए, घर चलाने के लिए पैसे, फ्लैट का भाड़ा, सब कुछ। लेकिन मेरे लाख कहने के बाद भी वो साली सुनने को तैयार ही नहीं थी। इस मुद्दे पर जो बात होनी थी हो चुकी थी ना। मामला भी सेटल था और काफी टाइम भी हो गया है। अरे प्रतिमा, मामले को मार गोली, मेरे साथ सेटल हो जाए यार। लेकिन मैं तो सेटल्ड हूं ना। मेरा मतलब शादी कर ले यार मुझसे। देख, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू दिल से प्यार करती है मुझसे। रतन, तू मुझे कितना कम जानता है। तुझे अभी तक नहीं पता लगा कि मेरे दिल में किसी आदमी के लिए प्यार कभी हो ही नहीं सकता। मुझे प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी से। और जो तू ये रोज रोज शादी कर ले करता रहता है ना, घुटन होती है मुझे इससे। अरे तो एक शादी बुरी हो गई तो तू हर शादी को बुरा समझेगी क्या यार? ये तो बेवकूफी है प्रतिमा। और हर बार ना सुनने के बाद बार बार बेशर्मों की तरह पूछते रहना, वो भी तो बेवकूफी है ना। कितना जलील करेगी यार तू मुझे? कितना जलील होता रहेगा तू? प्रतिमा, आज के बाद तू धंधा नहीं करेगी, समझ गई तू? शादी नहीं करनी मत कर, घर पे बैठ, मैं खिलाऊंगा तुझे, तेरे बाप को, तेरी बच्ची को, सबकी देखभाल करूंगा, लेकिन धंधा नहीं करेगी तू। तेरे एहसान के साइज से भी दूर रहना है मुझे। एक फ्लैट देख लिया मैंने अपने लिए, अगले महीने शिफ्ट हो रही हूँ, और ड्रेस तक नहीं दूंगी तुझे, नंबर भी चेंज कर रही हूँ। अच्छा, और तुझे क्या लग रहा है मैं सोनू मोनू मुन्ना की तरह घर में बैठा रहूंगा? ढूंढूंगा नहीं तुझे। अगर तू मुझे ढूंढेगा ना तो पुलिस तुझे ढूंढेगी, और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने तुझे वार्निंग दी थी ना कि अगली बार से मेरे पे हाथ
तो मेरा नाम लेने से भी काफी था, समझा? साली, मेरी वजह से तेरे सारे काम पूरे हो रहे हैं, तेरे सपने पूरे हो रहे हैं, तू अपने पैरों पे खड़ी हो पा रही है, तू मेरी कंप्लेंट करेगी पुलिस में। ये था तेरा जबरदस्त प्यार, जिसका तूने खुद अपने हाथों से गला घोट दिया और फिर से ठगना शुरू कर दिया, जैसे इससे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सिर्फ लोगों को ठगता हूँ साहब। मर्डर क्या, मेरे को तो हाथापाई से भी नफरत है साहब। वार्निंग देके मेरे को छोड़ दो ना। पैसा मतलब वो फाइन वाइन ले लो ना मेरे से, कुछ सेटल कर ले क्या? हम लोग सेटलमेंट बोर्ड वाले नजर आते हैं तुझे? हाँ, वो खून का धुला है तो तू क्या दूध का धुला है क्या? मैंने खून किया नहीं साहब, गुस्से में हो गया। मैं तो उसके साथ जिंदगी काटना चाहता था, बांटना चाहता था सब कुछ। जो भी बोलो साहब, प्यार मेरा सच्चा था। सच्चे प्यार से तू कोसों दूर था। सच्चा प्यार था। पता है तूने क्या किया? एक बच्ची को अनाथ बनाकर छोड़ दिया, एक बाप को बेसहारा बनाकर छोड़ दिया। अगर ये सच्चा प्यार होता ना साले, तो कोई ऐसा प्यार ना करे, किसी को ऐसा प्यार नसीब ना हो। शिखा बेटा, हाँ? यहीं रहना, कहीं यहाँ वहाँ जाना नहीं। नानू काम ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है नानू। और वो मिलिंद जोशी, वो फ्रॉड और ड्यूपिंग के चार्जेस में अरेस्ट नहीं हुआ? उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया। वो इस मर्डर में शामिल नहीं था। सर लेकिन कितने लोगों को ठगा था उसने? 3 लोगों को तो आपने भी क्वेश्चन किया था। पर वो भी सामने नहीं आए। सबको अपनी दोहरी जिंदगी के राज को छुपाना था। सर जिस तरह के इश्तिहार ये लोग देते थे, ऐसे दर्जनों एड्स आते हैं, टॉप के न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं। सीधे सीधे प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, पर घुमा फिरा कर तो होते ही हैं। होते तो हैं, और ऐसे एड्स पढ़कर थोक के हिसाब से लोग ठगे जाते हैं। फ्रॉड का शिकार होने के बाद भी लगभग कोई सामने नहीं आता, क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और ये फ्रॉड पनपता रहता है। इस केस में ये फ्रॉड एज ए बाई प्रोडक्ट सामने आया। ये केस तो एक क्राइम ऑफ पैशन था, जहां एक आदमी एक औरत के इंडिपेंडेंट फैसले को कबूल नहीं कर पाया। उस औरत ने कौन सा व्यवसाय चुना, अपने कौन से सपनों को पूरा करना चाहा, यह उसका फैसला था, उसका हक था, उसकी आजादी थी। हमें हर इंसान के अधिकारों का आदर करना सीखना चाहिए। इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से बयां करने की फ्रीडम होनी ही चाहिए। इनायत से जीना और लोगों को जीने देना, इसमें ही सबसे बड़ी समझदारी है और खूबसूरती भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.